वेलकम टू द एरा एजुकेशन ट्यूटोरियल्स। तो एरा एजुकेशन ने 2021 डीएसबी में अटेंड करने वाले बच्चों के लिए सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपको डीएसबी 2021 में निकली सभी पोस्ट वाइज और सब्जेक्ट वाइज जो है सॉल्व क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। देखो बच्चों, लाखों बच्चे इस बार ट्राई करने वाले हैं, लेकिन कंपटीशन वही 10% लोगों के बीच में होता है और हमेशा होता रहा है। लेकिन सबसे बेहतरीन तैयारी वही लोग करते हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं। पेपर से 1-2 महीने पहले आप सारा सिलेबस लेकर ना बैठें। आप जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और मॉक टेस्ट की में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं उनको अटेम्प्ट करने की तैयारी करें, ताकि आपको पता चल जाएगी किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और आप अभी तक कितना रेडी हो उन क्वेश्चंस को फेस करने के लिए। क्वेश्चन पेपर के माध्यम से जो हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं, उसका उद्देश्य ये तो नहीं है कि वही क्वेश्चन आ जाएंगे, लेकिन उनसे रिलेटेड और उन जैसे क्वेश्चंस ही आ सकते हैं। कोई भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ये नहीं कहता कि यही क्वेश्चन आएंगे, नहीं। आपको सिर्फ एक आइडिया मिल जाता है, आपको प्रैक्टिस हो जाती है कि इस फील्ड से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आया तो आप अटेम्प्ट कर सके। ये तैयारी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से करते हैं। तो जो डीएसबी की 2021 की वैकेंसियां आई हैं, तो सबसे पहली पोस्ट जो उसमें निकली है वो है टीजीटी हिंदी के लिए। तो टीजीटी हिंदी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम जो है ट्राई करेंगे, और जो हम स्टार्ट करेंगे वो करेंगे जीके से। हम स्टार्ट करेंगे उसको सॉल्व करना, और फिर सॉल्व करते करते उसका टायर 1 जो एग्जामिनेशन जो टीजीटी हिंदी का होता है वो पूरा सॉल्व करेंगे। टीजीटी का जो हिंदी का क्वेश्चन पेपर आता है वो कुछ इस तरीके से आता है कि 100 क्वेश्चन आपके कॉमन पेपर से होते हैं और 100 क्वेश्चन आपके मेन सब्जेक्ट से होते हैं। दोनों को मिलाकर 200 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने को दिए जाते हैं, और समय आपका होता है 2 घंटे का। ठीक है। और क्वेश्चन जब आप अटेम्प्ट कर रहे हो तो सबसे पहला ध्यान रखें नेगेटिव मार्किंग का। 0.25 मार्क्स कट हो जाएंगे अगर आपने किसी भी सवाल का गलत जवाब दिया। तो इसलिए हटबटाहट में कोई भी सवाल जिस पर आप अटक रहे हैं, आपको डाउट है, तो वो अटेम्प्ट ना करें और दूसरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। किसी भी सब्जेक्ट को ज़्यादा टाइम नहीं देना है। अपना जो है शेड्यूल्स पहले से बिठाकर रखना है कि मेरे को 20 मिनट इस सब्जेक्ट को देने हैं, 20 मिनट इस सब्जेक्ट को देने हैं, 15 मिनट इस सब्जेक्ट को देने हैं, 10 मिनट इस सब्जेक्ट को देने हैं और 5 मिनट इस सब्जेक्ट को देने हैं। इस तरह से शेड्यूल आप पहले से बनाकर रखें, क्योंकि जो टाइम है 2 घंटे का, उसमें आपको देख लीजिए 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। 100 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे और 100 क्वेश्चन जो है कॉमन पेपर से रिलेटेड होंगे। तो जो अपना टाइम शेड्यूल बनाए रखें, जो क्वेश्चन पे आप अटक जाते हैं वो छोड़ दे, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग होती है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जनरल अवेयरनेस से हम स्टार्ट करेंगे कि हिंदी पीजीटी में जनरल अवेयरनेस से किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो पहला सवाल है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है। इसका सही आंसर है राजा राम मोहन राय। जो ये ब्रह्म समाज है वो 20 अगस्त को जो है 1828 में जो है ये फाउंड हुआ था। इस तो राजा राम मोहन राय का उद्देश्य इस समाज को बनाने का यही था कि वह पूरे समाज को एक धर्म में जोड़ सकें। हमारा अगला सवाल है कि इंदिरा गांधी सरकार के तहत पहली शिक्षा नीति कब पेश की गई थी। तो भारत में 3 शिक्षा नीति अभी तक आई हैं, और सबसे पहली जो शिक्षा नीति थी वो 1968 में इंदिरा गांधी सरकार लेकर आई थी, और जो दूसरी हमारी शिक्षा नीति थी वो 1986 में जो है राजीव गांधी सरकार लेकर आई थी, और तीसरी आपको पता ही है 2020 में आई है, जो कि मोदी सरकार बीजेपी लेकर आई है। हमारा अगला सवाल है कि किस क्षेत्र में अपना उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया जाता है। तो इसका सही सवाल है सिनेमा। दादा साहब फाल्के जो हैं उनको फादर ऑफ इंडियन सिनेमा भी कहा जाता है। वो एक ऐसे डायरेक्टर थे जिन्होंने भारत को पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म दी थी, जैसे राजा हरीशचंद्र आपने सभी ने देखी होगी। वो मूवी जो है दादा साहब फाल्के ने बनाई थी। जो ये अवार्ड होता है वो 1969 से देना स्टार्ट हुआ है, और इसमें जो है 1 करोड़ की धनराशि भी दी जाती है। अगला सवाल हमारा है कि 16वें गुटन निरपेक्ष आंदोलन के शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। 16वां जो गुटन निरपेक्ष आंदोलन था वो तेहरान, जो कि ईरान की राजधानी है, उसमें किया गया था। जो ये गुट निरपेक्ष आंदोलन होता है, इसका अर्थ होता है किसी पावर ब्लॉक के पक्ष या विरोध में ना होकर निष्पक्ष रहना। पावर ब्लॉक यानी कि कोई भी देश जो मिलकर जिनका सेम इंटरेस्ट है, या जो है पॉलिटिकल फोर्स लगाकर वो कुछ गलत करना चाहते हैं, तो उनका साथ ना देना, ये गुट निरपेक्ष आंदोलन का उद्देश्य था, जो कि वर्ल्ड वॉर
हम जो सेकंड थी उसके बाद बनाया गया था, ताकि इस तरह की स्थितियां दोबारा उत्पन्न ना हो। अगर एक देश लड़ता है तो ऐसे सभी देश मिलकर लड़ाई की तरफ ना जाएं, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 में काफी लोगों की मौत हुई थी और वो काफी भयानक रहस्य था। अगला क्वेश्चन है कि चांदी के अग्रणी निर्माता कौन है। तो चांदी सबसे ज्यादा जो बनाई जाती है वो मैक्सिको में जो है निर्माण इसका होता है। मैक्सिको में इसका निर्माण जो होता है वो होता है 190.3 मिलियन आउंस। एक आउंस हमारा जो है वो 28.35 ग्राम होता है। तो मैक्सिको के बाद जो है यूएस में वो बनाई जाती है, और उसके बाद इंडिया जो है वो तीसरे नंबर पर है, यानी कि इंडिया में 20% बनाई जाती है, तीसरे नंबर पर भी नहीं आता है। इंडिया में सिर्फ 20% चांदी बनाई जाती है और यूएस में 30% चांदी निर्माता होते हैं। तो अगला सवाल हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है कि अनुच्छेद 315 के तहत संघ के प्रत्येक संगठित राज्य में लोक सेवा आयोग होना चाहिए। तो अगला सवाल है कि भारत का सबसे धनी मंदिर कौन सा है। देखिए, भारत में बहुत सारे धनी मंदिर हैं, लेकिन अगर उनकी कंपैरिजन किया जाए तो सबसे पहले नंबर पर आता है तिरुवनंतपुरम के पद्मनाभ स्वामी मंदिर, जिनका खजाना इतना बड़ा है कि अगर खोल दिया जाए तो भारत की आधी गरीबी दूर हो जाए। ठीक है, अब तिरुवनंतपुरम जो है पहले नंबर पर आते हैं, जिन पर सबसे ज्यादा जिन धन है और उन्हें धनी मंदिर कहा जाता है। उसके बाद आता है तिरुपति बालाजी जो आंध्र प्रदेश में मौजूद है। फिर आते हैं शिरडी के साईं बाबा जो महाराष्ट्र में मौजूद है, और जगन्नाथपुरी चौथे नंबर पर आते हैं जो उड़ीसा में मौजूद है। अगला क्वेश्चन हमारा ब्लॉक पर्वत। सबसे पहले तो ये जानिए कि ब्लॉक पर्वत होता क्या है, फिर आप ये बता सकेंगे कि इनमें से कौन सा ब्लॉक पर्वत होता है। तो ब्लॉक पर्वत यानी कि ब्लॉक माउंटेन वो माउंटेन होते हैं जो अर्थ से उठकर बने होते हैं, यानी कि किसी भूकंप की वजह से जब लेयर्स उठ जाती हैं, प्लेट्स ऊपर नीचे हो जाती हैं, तो कुछ माउंटेन्स बन जाते हैं जिन्हें आप ब्लॉक माउंटेन कह देते हैं। और इनमें से बॉस गेस जो है एक ब्लॉक माउंटेन है। अगला सवाल, किसने मुक्केबाजी में लंदन ओलंपिक 2012 में 51 फ्लाई वर्ग में कांस्य पदक जीता था। तो इसका सही आंसर है एमसी मैरी कॉम। एमसी मैरी कॉम जो है मणिपुर की रहने वाली है और वो एक ऐसी खिलाड़ी हैं जिन्होंने 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। ये भारत की पहली ऐसी महिला हैं जिन्होंने बॉक्सिंग में 6 टाइम वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। और क्वेश्चंस में अगर आप ध्यान से पढ़े तो मुक्केबाजी यहाँ लिखा हुआ है, और इन तीनों में से कोई भी मुक्केबाजी नहीं करता है। तो बची ये नाम जो मैरी कॉम जी का है, वो एक अच्छी बॉक्सर है। तो उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में 51 किलो फ्लाई वर्ग में कांस्य पदक जीता। अगला सवाल आता है कि किस पूर्व भारतीय वायुसेना प्रमुख को भारत में 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टर की आपूर्ति करने के लिए 3600 करोड़ के अनुबंध को छिपाने के लिए इटालियन फर्म से रिश्वत लेने के आरोप में सीबीआई जांच द्वारा जो है गिरफ्तार किया गया था या जांचा गया था। तो इसका आंसर है एसपी त्यागी। हालांकि एसपी त्यागी का कहना है कि उनका इस संबंध से कुछ लेना देना नहीं है। ये जो चॉपर्स का स्कैंडल है वो 2013 में सामने आया था, और जो ये एसपी त्यागी हैं वे 2004 में वायुसेना प्रमुख बने थे, और 2003 में जो है रिपोर्ट फॉर रिक्वायरमेंट की जो सेना ने तैयार की थी, इसलिए उन्होंने कहा कि मैं 2004 में बना हूं और ये रिपोर्ट 2003 में तैयार की गई है, तो इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। हमारा अगला सवाल है कि कैग ने कृषि ऋण माफी और ऋण की राहत योजनाओं के सकल दुरुपयोग पर टिप्पणियां की हैं। कैग की विस्तार रूप क्या है, यानी कि कैग की फुल फॉर्म क्या है। तो कैग की फुल फॉर्म है कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। तो कंप्ट्रोलर और ऑडिटर जनरल क्या होते हैं। तो ये भारत में कैग पैसा खर्च होने के बाद खातों का लेखा जोखा करता है, और खातों को चेक करते वक्त ही उन्होंने कृषि ऋण माफी और ऋण से राहत की जो योजनाएं थी उनका लेखा जोखा जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने वहां पर गड़बड़ी पाई। और अगला सवाल हमारा है कि निम्न में से कौन सा एक प्रांतीय व्यवस्था के उपाय का परिचय देता है। प्रांतीय व्यवस्था यानी कि प्रोविजनल ऑटोनॉमी, और इसका सही आंसर है भारत सरकार अधिनियम 1935। प्रोविजनल ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है, यानी कि प्रांतीय स्वायत्तता के मतलब के बारे में आप पहले जान लिए। यानी कि इसका मतलब होता है कि प्रत्येक प्रांत को अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने की शक्ति इसके अंतर्गत दी जाती है।
तो जो जो भी प्रांत था वो अगर अपने अपने प्रांत से रिलेटेड खुद रूल बना सकते हैं। 1935 में ये अधिनियम आया था। उससे पहले जो है अंग्रेजों ने राज किया है, तो जनरल डायर वायर जो भी थे उन्होंने उनके राज चला करते थे। अगला सवाल है कि इसरो का विस्तार करें, यानी कि हमें इसरो की फुल फॉर्म यहाँ पर बतानी है। तो जो इसरो जो है मूवी आपने देखी होगी, मिशन मंगल या मंगल मिशन जो एक मूवी थी, उसमें इसरो का बड़ा नाम था। तो ये तो तय है कि वो एक स्पेस स्टेशन है, तो आप उस तरीके से जो है फुल फॉर्म पढ़िए। स्पेस स्टेशन यहाँ पर कुछ नहीं लिखा हुआ है, बस एक लाइन पर लिखा हुआ है स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कि इसरो की सही फुल फॉर्म है। इसरो को जो स्पेस स्टेशन है वो 15 अगस्त 1969 में फाउंड हुआ था, जिसे आज लगभग 51 ईयर्स हो गए हैं। इसमें लगभग जो है 18,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं और ये दुनिया का 6th लार्जेस्ट स्पेस स्टेशन है। इसका एनुअल बजट जो है $2 बिलियन है। अगला सवाल, 1/7/2012 को देखे गए गॉड पार्टिकल्स को डैश भी कहा जाता है। 1/7/2012 को एक आर्टिकल पास हुआ था जो हिग्स बोसॉन नाम के साइंटिस्ट की थ्योरी को करेक्ट साबित करता है। हिग्स बोसॉन एक ऐसी थ्योरी है जिसे नोबेल प्राइज मिल चुका है और हिग्स बोसॉन को निकनेम या कह लीजिए या लोगों में अफवाह के तौर पर ये नाम फैला है कि उसे गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पूरी दुनिया एटम से मिलकर बनी है और एटम्स के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं और साइंटिस्टों के हिसाब से जो है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के पास मास होता है लेकिन फोटोन के पास नहीं होता है। तो इस गुत्थी का रहस्य सुलझा कर हिग्स बोसॉन की थ्योरी प्रूव हुई है कि ऐसे भी कुछ पार्टिकल्स ब्रह्मांड में है जिनके अंदर मास नहीं होता है, लेकिन जब वो हिग्स फील्ड में आते हैं तो उन पर मास बन जाता है। हिग्स सवाल की तरफ आते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था। इसकी प्रक्रिया के लिए भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ हुआ, यानी कि इसका सही आंसर है ट्रिप्स का प्रस्ताव जो था वो ये था कि वो भारत के साथ राजनीतिक गतिरोध दूर करना चाहता था, भारत का सहयोग पाना चाहता था। ये ठीक वर्ल्ड वॉर के चलते वक्त की कहानी है, जब ब्रिटिश जो है 2 साल तक वर्ल्ड वॉर के दौरान कमजोर पड़ने लगा था, तो उसे भारत के सहयोग की जरूरत थी और जब भारत का सहयोग पाने के लिए भारत आया तो भारत ने उसके प्रस्ताव को ठुकरा दिया और उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ दिया कि हमारे भारत को छोड़ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि किन पंचवर्षीय योजना की अवधि 2012 और 2007 है। तो सबसे पहले ये आप सोचिए कि पंचवर्षीय योजना क्या होती है। देखिए, पंचवर्षीय जो योजना होती है वो देश की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए और एग्रीकल्चर के फील्ड में इम्प्रूवमेंट के लिए तैयार की जाती है या बनाई जाती है। और 2012 और 2017 तक जो योजना बनी है वो 12वीं पांचवर्षीय योजना है कि 5 वर्ष के बाद हमारा जो एग्रीकल्चर सिस्टम है वो कहाँ स्टैंड करेगा। और हालांकि इसमें 8% ग्रोथ रेट डिसाइड किया गया था। आगे सवाल करते हैं कि नो मनी बिल को किसकी अनुशंसा के बिना विधानसभा में पेश किया जा सकता है। तो इसकी सही जवाब है गवर्नर की सहमति के बिना या अनुशंसा के बिना यह बिल जो है पास किया जा सकता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 149 और 150 किसके संबंधित है। तो इसका सही जवाब है, सबसे पहला इसका पॉइंट है किसी राज्य के राज्यपाल के अधिकार और दायित्वों से, तो ये गलत है। भारत के राष्ट्रपति के अधिकारों और दायित्वों से, ये भी गलत है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, ये हमारा जवाब सही है। हमने अभी पहले पढ़ा था कि 150 अनुच्छेद में महालेखा परीक्षक के अंदर जो है खातों का हिसाब किताब रखा जाता है, वैसे ही 149 भी महालेखा परीक्षक के अंदर आता है। हमारा अगला सवाल है कि भारतीय संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग डैश में किया जाता है और इसका सही जवाब है कहीं नहीं। संघीय शब्द का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहीं नहीं किया गया है। अगला सवाल है कि वर्तमान में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के प्रमुख कौन है। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर सी रंगराजन, जो कि 19th गवर्नर भी आरबीआई में रह चुके हैं। वो एक इंडियन इकोनॉमिक कहे जाते हैं।
को देखने के लिए शुक्रिया और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज हमें सब्सक्राइब करें और इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए हमें प्रोत्साहन दें और वीडियो को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें।